नमस्कार। फिजिक्स में जो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में मैकेनिक्स का जो टॉपिक चल रहा है उसमें जो आज का चैप्टर है सबसे अच्छा चैप्टर और सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है। ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है जनरल प्लेन मोशन। ठीक है। जनरल प्लेन मोशन का मतलब ये होता है जो मोशन आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं जैसे 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 बस, ट्रक, साइकिल, बाइसाइकिल या फिर कोई भी मूवेबल चीजें, कोई भी एनिमल्स मूव कर रही है अर्थ पर, तो मोस्टली वो जनरल प्लेन मोशन में ही होती है। जनरल प्लेन मोशन में ही होती है। ठीक है। तो ये चीजें जो थी आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज कर, विजुअलाइज कैसे करना है इसके बारे में मैं बता। ठीक है। जनरल प्लेन मोशन कैसे होता है, क्या उसकी प्राथमिकता होती है। ठीक है। तो ये देखिए क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो यहां से देखिए, मान लीजिए एक साइकिल है। ठीक। ये साइकिल है। ये ऐसे इसका जो व्हील है ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक। और ये साइकिल रोटेट करने के साथ एक के वेलोसिटी से आगे भी जा रही है। ये आप चीजें देख रहे हैं। पहली बार आप लोग इस चीज से अस्वस्थ हो लीजिए कि व्हील जो वन है, ये इसको वन मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए। तो मान लीजिए कि अगर इसकी वेलोसिटी टू है, W1, और इसकी रोटेटिंग वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी W1 है, तो जनरल प्लेन मोशन में W1 बराबर W2 होगा। ये एक एजम्पशन है, एजम्पशन, और यही रियलिटी है। बताता हूं कैसे। देखिए अब दूसरी केस एक चीज और देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि ए ऐसे फर्स्ट व्हील जो है लीनियर वेलोसिटी V1 से आगे जा रही है, ये V2 से आगे जा रही है, तो इसमें जो V1 बराबर V2 होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, इस साइकिल का साइज जो है ना बढ़ने लगेगा या फिर घटने लगेगा। अगर W1 मतलब ओमेगा 1 जो है ओमेगा 2 से बड़ा है, तो उस में साइकिल ऐसे इलोंगेट होने लगेगी, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनने लगेगा जो एक मोशन के लिए सही नहीं है। मतलब ये रिजिड मोशन के लिए, मतलब जनरल प्लेन मोशन के लिए ये सही नहीं है, इलोंगेट होने लगेगी। ठीक। अगर इन द सेंस ये देख लीजिए, अब यही एक यहाँ पे वेलोसिटी का भी मान लीजिए, क्योंकि मैं दो तीन चीजें नहीं बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए एक केस ये भी हो सकता है। ठीक। ये भी, ये दोनों केस एक ही समझ लीजिए, चाहे V1 V2 से बड़ा हो चाहे V1। ठीक है। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। ठीक। अगर दूसरा केस ये होता है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 से बड़ा है, ठीक है, और नहीं ओमेगा 1 ओमेगा 2 से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, साइकिल स्क्वीज होने लगेगी, यानी कि ऐसे बन जाएगी। ठीक। ठीक है। ठीक। तो ऐसे स्क्वीजिंग होने लगेगी, ये W2 ये छोटी हो जाएगी। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ से देखिए जनरल प्लेन में जो मैं एकदम छोटी से छोटी चीजों को लेके चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनने के आसार रहते हैं। बनते भी होंगे चाहे नहीं बनते होंगे, ये मैटर करता ही नहीं है। मैटर क्या करता है, हमें सीखना है। मैटर क्या करता है, हमें सीखना है। और सीखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। इसके लिए हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए जनरल प्लेन मोशन क्या होता है। जनरल प्लेन मोशन में जनरल प्लेन मोशन में
अगर इस साइकिल के केस में अगर हम बात करें, साइकिल के केस में बात करें, तो ए अगर ओमेगा 1 2 है, ए ओमेगा 1 है, ए इसकी वेलोसिटी आगे वाली व्हील की और इसकी वेलोसिटी v2 है, तो ए दोनों v1 बराबर v2 और ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 ए होगा। ठीक है, यही केस। अगर इस साइकिल को एक बॉडी मान लेंगे, ठीक है, बात बात को समझिएगा, साइकिल अगर हमारी एक बॉडी बन गई, यही वाली साइकिल सेम टू सेम साइकिल है, थोड़ा भी बदलाव नहीं है। ठीक है, साइकिल बहुत बड़ी चीज होती है ना, साइकिल इको फ्रेंडली होती है, बिना तेल का, बिना किसी भी फॉसिल फ्यूल के अलावा से चलती है। ठीक है, बिना फॉसिल फ्यूल ना, ठीक है, आपके एफर्ट से चलती है, आपको स्वस्थ भी रखेगी, जान, ठीक है, आपको स्वस्थ भी रखेगी और आपके इन्वायरमेंट को भी स्वस्थ रखेगी, यानी कि आम तो आम गुठलियों के भी दाम देती है, तो साइकिल बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, अब देखिए, आते हैं अपने जनरल मोशन पे। ठीक है, ठीक, अपने जनरल मोशन पे आते, तो देखिए साइकिल को अगर हम एक पूरा सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, ये सिस्टम हो गया हमारा, साइकिल एक सिस्टम हो गई, तो इसमें क्या होगा, ठीक, अब इसमें जो W1 W2 है यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि ओमेगा 1 ओमेगा 2, देखिए अब इसमें थोड़ा सा मैं गलत बोल दे रहा हूँ कि W1 W2, मगर उसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 ही आप समझिएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि ओमेगा 1, यानी कि इस साइकिल को पूरा सिस्टम है, तो साइकिल के फर्स्ट व्हील और सेकेंड व्हील के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, ठीक है, जो रिलेटिव मोशन है, ठीक, ये क्या होगा, ठीक है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन जीरो होगा। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे, मतलब एक दूसरे रेस्पेक्ट में, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए, एकदम जो जेन्युइन है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। एक कंसेप्ट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, जनरल प्लेन मोशन का एक कंसेप्ट है। अब ये जो जितनी चीजें मैं बताया था, ये मेरी अपनी खुद की उपज थी, मतलब उपज का मतलब है कि मेरे समझाने का तरीका था। ठीक है, ये समझाने का तरीका था, जो मैंने अभी तक आप लोगों को कोई भी किताबी ज्ञान वगैरह पे नहीं लेके गया हूँ, बस एक विजुअलाइज करने की कोशिश कराया हूँ कि ये चीजें हमारे साथ हैं, ऐसा हो सकता है, अगर ये कंडीशन आए तो इसमें क्या होगा, ये कंडीशन आए तो इसमें क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आपके घर में, ठीक है, आप लोग जितने स्टूडेंट हैं, आप लोगों के जो भी फादर होंगे, मम्मी पापा जो भी लोग होंगे, अगर वो एक कार रखे होंगे, ठीक है, एक कार रखे होंगे, ठीक, और उस कार में ये व्हील है, तो इसमें जो भी व्हील ये जो है ओमेगा 2 से चल रही है, ओमेगा 1 से चल रही है, तो ऐसा कभी नहीं होता होगा कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक कार छोटी होगी या तो फिर बड़ी होगी। तो ये चीजें हैं, थोड़ा आप विजुअलाइज करिएगा, आप लोग खुद ध्यान दीजिएगा, ये सब कॉमन सेंस की चीजें हैं जो अपनी चीजों को समझने के लिए होती हैं। अब देखिए, आगे चलिए, अब ये कहता है कुछ आप लोगों को मैं थ्योरी बता रहा हूँ। देखिए, इतना चीजें बोलने का मतलब ये होता है कि आप लोग इस लेक्चर को अक्षरशः देखेंगे, और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप देखेंगे तो जेई एडवांस में जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, जेई एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, इंटर लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे कठिन एग्जाम होता है जेई एडवांस। ठीक, तो अब चलिए आगे देखिए, रिजिड रिजिड बॉडी एजम्पशन क्या है, रिजिड बॉडी एजम्पशन क्या है। तो इसे जनरल प्लेन मोशन शुरू करने से पहले हम रिजिड बॉडी एजम्पशन देखेंगे। तो देखिए रिजिड बॉडी एजम्पशन, इसमें इसको आप लोग नोट कर लेंगे कहीं। तो देखिए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी एज ए सिस्टम, सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, फॉर which the distance, distance between, which the distance between the particles, between the particles, between the particles remain unchanged, unchanged। देखिए ये चीजें हो गई।
क्या कर रहा है, रिजिड बॉडी में जो भी पार्टिकल होगा उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा, कोई इलोंगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का एजम्पशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये पार्टिकल एक हो गए, पार्टिकल नंबर दो हो गए, दोनों भाई हैं, इन लोगों के बीच में डिस्टेंस दूरी आर है, तो आप चाहे कितना भी उनके बीच में फोर्स लगा के फूट डालने की कोशिश करेंगे, तब भी इनके बीच का जो दूरी है ये जीरो ही रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो दोनों के बीच की दूरी चेंज जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। चाहे आप फोर्स लगा के खींच लीजिए उन दोनों भाइयों को, चाहे आप फोर्स लगा के उन दोनों भाइयों को दबा लीजिए, दोनों भाई अपने जो डिस्टेंस आर, जो इनके बीच में जो दूरी है, या फिर इनके बीच में जितनी डिस्टेंस मेंटेन है, उस मेंटेन को हमेशा ये रखेंगे, कभी किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। जब ये रिजिड बॉडी की बात होगी तो ए जीरो होगा, मतलब कोई इलोंगेशन। अब देखिए थोड़ा फिजिक्स की भाषा में चलते हैं, तो नो इलोंगेशन, नो इलोंगेशन एंड नो कंप्रेशन, नो कंप्रेशन, ठीक है, नो कंप्रेशन, ठीक। क्या मतलब हुआ नो इलोंगेशन नो कंप्रेशन का? मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम रिजिड बॉडी हैं, हम रिजिड लोग हैं, हम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, हम रिजिड हैं। कहा जाता है ना कि आप बहुत रिजिड हैं, बदलते नहीं है, तो यही है, बदलने वाले नहीं है। आगे चलिए, ठीक, कोई इलोंगेशन नहीं होगा, यही रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली या फिर ग्रुप में अपनी समस्या को कहेंगे, ठीक है। उनकी समस्या को एक से, देखिए एकदम अक्षर सा, एक ग्रामीण परिवेश से या फिर शहरी परिवेश से जो भी बच्चा आया होगा उसके लिए एकदम मोटा मोटी बोल रहा हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को आपके कारण का निवारण होगा, आपके कारण का निवारण करूंगा मैं, ठीक है। समय नहीं बर्बाद करता हूं, आगे चलता हूं, ठीक है। तो आप लोग रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ गए, रिजिड बॉडी का एजम्पशन समझ गए। इसको आप याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपके नोट्स में होगा, आपके फार्मूले की कॉपी में होगा। अगर ये आपके फार्मूले की कॉपी में भी है, आपके नोट्स में भी है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आगे चलिए, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, कि अगर देखिए ये जो चीजें अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसका किसी को वो भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये भी दे दूंगा। पढ़ाने क्या है यार, जब आपको वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया में पब्लिक कर दिया हूं मैं इस चीज को, तो इस पीडीएफ को देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे द्वारा लिखी जा रही पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है प्लेन मोशन। अब आ गए हम प्लेन मोशन। देखो मेरे लाल, मेरे लाल, देखो, चीजें जो होती है ना वो हमेशा एक समान नहीं रहती हैं, हमेशा उतराव चढ़ाव होता रहता है। जीवन कभी भी एक समान नहीं चल सकता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करते रहिए, बाकी सब आप प्रभु पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहिए। अब देखिए जीवन जो है ना, जीवन जो है ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ये जो है साइन वेव, ठीक है, साइन, ठीक है, साइन वेव की तरह, ठीक। कभी आप यहाँ से शुरू करते हैं, जब आप तैयारी करने आते हैं, व्हेन व्हेन यू स्टार्ट, देखो अंग्रेजी मेरी अच्छी नहीं है, माशाअल्लाह अंग्रेजी है भाई, तो आप लोग थोड़ा अंग्रेजी इंग्लिश जो भी है हमारी, उसमें थोड़ा सा आप लोग अपना इमोशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सीखते हैं, सीखते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि थोड़ा पढ़ाई में मन लगाना कम कर देते हैं, फिर आप यहाँ आ जाते हैं, धीरे धीरे यहाँ आ जाते हैं। आप सीखे तो रहते हैं मगर आप ध्यान नहीं देते हैं, आपका इतना समय बर्बाद हो गया, मगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, आप फार्मूला की कॉपी नहीं बनाते हैं। फिर आपका जब टेस्ट होता है तो आपका नंबर यहाँ आ जाता है, ठीक है।
फिर आप वेकअप होते हैं, वेकअप होने के बाद फिर आप फिर मेहनत करना शुरू करते हैं, फिर आप यहाँ पहुंच जाते हैं। और यहाँ से जब यही वाली जो कंडीशन है ना, इसको ये आपकी जो है एक गोल्डन कंडीशन कह सकते हैं। गोल्डन कंडीशन में उसको नहीं कहता हूँ कि जब आपके साथ सब कुछ अच्छी रहे, ठीक है। गोल्डन कंडीशन में उनको नहीं कहता हूँ जब हर चीज आपके साथ अच्छी हो। गोल्डन कंडीशन वो हो कि आपका लर्निंग पीरियड अच्छा चल रहा है। अगर आपका गोल्डन पीरियड जो होता है, हम फिजिक्स की भाषा में गोल्डन पीरियड को लर्निंग पीरियड कहते हैं। अगर आप लर्निंग पीरियड को अच्छा मान लेते हैं, आप लर्निंग पीरियड में अच्छा कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अगर कोई आए तो मुझसे बात करके गारंटी ले ले, ठीक है। तो चलिए प्लेन मोशन पे चलते हैं। बहुत ज्यादा चीजों को बताना, समझाना, समय बर्बाद करना ठीक नहीं रहेगा, मगर फिजिक्स में थोड़ा सा चीजों को मोटिवेशन के थ्रू देना भी काफी ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। और इसीलिए इस चीज को मैं बताया हूँ। तो आगे चलिए, प्लेन मोशन क्या होता है अब कह रहा है। देखिए ये एक दूसरे से रिलेट होते चले जाएंगे। तो कह रहा है प्लेन मोशन क्या है, ये कह रहा है कि एक रिजिड बॉडी है, ए रिजिड बॉडी, ए रिजिड बॉडी बॉडी एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड चाहे एग्जीक्यूट्स द प्लेन मोशन, ठीक है। प्लेन मोशन कह रहा है कि अगर कोई रिजिड बॉडी अगर प्लेन मोशन कर रही है, तो व्हेन, ठीक है, all parts all parts of the body of the body of the body move in move in parallel parallel plane। क्या कहना चाह रहा है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए पैरेलल प्लेन कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्टॉर्शन होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ये बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि रोटेट भी कर रही है और ये भी कर रही है, आगे भी जा रही है और ओमेगा से चल भी रही है। तो देखिए मान लीजिए कि इसका ये एक पार्टिकल है या फिर पार्ट है, और फिर थोड़ा सा रोटेशन होने के बाद ए पार्ट हो गया, यहाँ पे आ गई, मगर ओमेगा ये भी है। तो देखिए पैरेलल प्लेन में है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ऐसे नहीं हो सकता कैसे ऐसे कर ले, कर ही नहीं सकते पैरेलल प्लेन। तो ये चीजें हैं, तो यही ये कहना चाह रहा है। तो अभी इसको और थोड़ा सा ज्यादा जर्नलाइज टर्म में हम करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी आपको थ्योरेटिकल चीजें चलेंगी, उसके बाद आप लोगों को काफी ज्यादा न्यूमेरिकल चीजें और मैथमेटिकल चीजें आएंगी, ठीक है। आगे चलिए वी, अब देखिए इसमें कह रहा है वी जनरली, ये सब थ्योरी मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कहीं कहीं अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये पूछ दिया तो इस चीज को भी आप लोग कर सकते हैं। वी जनरली कंसीडर द प्लेन मोशन, कंसीडर द प्लेन मोशन, प्लेन मोशन to be the plane which contains the center of mass, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इस चीज को समझ लीजिए। कर वी जनरली कंसीडर द प्लेन मोशन टू बी प्लेन व्हिच ऑफ द कंटेन द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये चीजें हो गई। आगे चलिए, आगे चलिए अब क्या कर रहा है, प्लेन मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी कैटेगरीज। कह रहा है प्लेन मोशन, प्लेन मोशन divided into divided into divided into many categories, many categories। पहला क्या है, अब यहीं से एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक। तो ट्रांसलेशन को डिफाइन कर दूं पहले, प्लेन मोशन में ट्रांसलेशन क्या, इसको डिफाइन कर दूं। तो ये देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, डिफाइंड एज एनी मोशन। देखिए पहले थ्योरी देख लीजिए, एनी मोशन in which every line every line every line in the body remains parallel, remains parallel, ठीक है, parallel to its original position,
ओरिजिनल पोजीशन एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन की वो हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, ये कह रहा है इन ट्रांसलेशन देयर इज नो रोटेशन। देखिए वही बात है, ट्रांसलेशन अगर प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, प्योर, ठीक, प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ठीक है, देयर इज देयर इज नो देयर इज नो रोटेशन रोटेशन ऑफ एनी लाइन इन दी बॉडी। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये आपका प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन की बात हम करेंगे हमेशा, प्योर ट्रांसलेशन की बात करेंगे, प्योर रोटेशन की बात करेंगे, उसके बाद मिक्स मोशन की भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसको पिक्चर के माध्यम से समझ लो। अब देखो, ट्रांसलेशन में भी दो मोशन होते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर। अब देखो ये सब टर्म याद रखना, ट्रांसलेशन, ठीक, एक रेक्टिलिनियर होता है और दूसरा जो होता है कर्विलिनियर, कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। ये चीजें हो गई, ठीक है, ये चीजें हो गई, दो चीजें हो गई। अब देखिए थोड़ा सा मैं रेक्टिलिनियर जो है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन क्या है कि मान लीजिए कि एक बॉडी है, इस पे दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, और इसका टी इक्वल टू 0 पे अपना मोशन स्टार्ट करती है और टी इक्वल टू टाइम टी पे पहुंचती है। तो इस समय इसकी जो लाइन है, देखिए ए वाली लाइन की बात कर रहा है, लाइन, ठीक, लाइन की बात कर रहा है। तो इस समय ये जो ए है और ये बी है, ये हमेशा पैरेलल रहेंगे, यही तो बात हुई थी। तो ये चीजें हुई, ये आपका रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद कर्विलिनियर ट्रांसलेशन के बारे में देखिए। अब आप लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा होगा कि कैसे मोशन होता है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, देखिए कंसेप्ट एक ही रहेगा, ठीक है, बस चीजें बदलती रहेंगी, ठीक, ठीक है। ये बॉडी हो गई, इसमें भी दो पॉइंट ले लीजिए, इसकी लाइन ले लीजिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब ये जैसे मोशन कर रहा है, एक कर्व टाइप का मोशन किया, उसी तरह सेम मोशन ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा, यहाँ पे पहुंचा, ए है, ए डैश मान लीजिए कि टी इक्वल टू 0 पे शुरू किया था, टी इक्वल टू टी पे पहुंच गया, ए बी है। तो ये देखिए ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा ट्रांसलेशन मोशन में कि इवरी लाइन इन दी बॉडी, इवरी लाइन, अगर यहाँ से छोटी सी एक लाइन खींच दीजिए, ए लाइन खींच दीजिए, कोई भी लाइन बॉडी पे, ये जो बॉडी ए है, बॉडी, इस पे इनफाइनाइट टाइम की लाइन खींची जा सकती है। और इनफाइनाइट टाइम अगर इसमें आप ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं तो हमेशा जो है इनका जो लाइन जो होगी हमेशा पैरेलल होगी। तो ये दोनों चीजें हो गई। तो ये आपका ट्रांसलेशन मोशन था, ठीक है। उसके बाद प्लेन मोशन में एक होता है मोशन जो होता है, वो होता है आपका रोटेशन। देखिए इसमें भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, प्योर रोटेशन, ये सब चीजों के बारे में बात करूंगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए, आपकी फार्मूला की बुक में थ्योरी होनी चाहिए। अबाउट ए फिक्स एक्सिस इज एंगुलर मोशन, यहां से देखिए एंगुलर मोशन अबाउट एक्सिस, ठीक है। ये फिक्स एक्सिस के में एंगुलर मोशन होगा, और जो एंगुलर मोशन होगा उसी एक्सिस के, जो फिक्स एक्सिस है उसी के रिगार्डिंग एंगुलर मोशन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला जो टर्म है, ये कह रहा है इट फॉलो दैट
all particles all particles इन रिजिड बॉडी। अब देखिए यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ना उसमें रिजिड बॉडी जरूर रहेगी। रिजिड बॉडी मूव इन, अब देखिए कह रहा है ना ऑल पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी इन सर्कुलर पाथ अबाउट, नीट वाले लोग नीट वाले हाजिरी लगाएं और इस चीज को याद करें, क्योंकि उनके ऑप्शन में ये चीजें भी डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। अबाउट द एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ऑल लाइंस। ठीक है, इसकी प्रकृति को समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब इसके आगे भी एंड ऑल लाइंस इन ए बॉडी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंक्लूडिंग दोज विच नॉट पासेस थ्रू द एक्सिस। ठीक है, ये सब चीजें छोड़िए। रोटेशन थ्रू द सेम। अब देखिए इसमें जितनी भी लाइनें बनेगी ना बॉडी पे, जितनी भी लाइन बनेगी, जितनी भी बॉडी की लाइन रहेगी, इनका जो रोटेशन रहेगा वो सेम एंगल में होगा, सबका सेम एंगल होगा। तो इसको भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये बॉडी है, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा और इसको विजुअलाइज करता हूँ। एक बॉडी है यहाँ पे फिक्स है और ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो मान लीजिए कि इसमें एक लाइन ए है, एक लाइन ए है, एक लाइन ए है, एक लाइन ए है। अगर मान लीजिए कि एक कुछ ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये ई एफ हो गया, ये जी एच हो गया। तो कुछ समय बाद अगर इनकी पोजीशन चेंज होती है लाइनों की, तो मान लीजिए ये लाइन जो है यहाँ पे आ गई, ये लाइन यहाँ पे आ गई, एकदम सेम पैटर्न में ये लाइन यहाँ पे आ गई, ये लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक है, जी डैश एच। तो जो इनके बीच में मान लीजिए कि अगर ये रिफरेंस एंगल था यहाँ पे, ये मान लीजिए कि रिफरेंस एंगल था। ठीक, रिफरेंस एंगल था। तो यहाँ से अगर ए बी डैश ए बी जो डैश होगा, अरे ए बी के बीच का जो एंगल होगा थीटा है, तो ए डैश, तो इसके बीच का जो एंगल है वो भी थीटा होगा। तो इसमें जो भी एंगल का मूवमेंट होगा वो थीटा हमेशा सबके लिए, सभी लाइन के लिए बराबर होगा। बस ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए फिक्स एक्सिस रोटेशन क्या होता है, ये देख लीजिए। फिक्स एक्सिस रोटेशन, फिक्स एक्सिस रोटेशन क्या है? तो इसमें जो है देखिए, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ठीक, ठीक, ए है, ये बी है। ठीक, ये कुछ देर में रोटेट होके यहाँ आ जाती है। तो ए तो यहीं रहेगा, ये तो हो जाएगा बी डैश। इसके बीच जो एंगल बनता है थीटा होगा। ये फिक्स एक्सिस रोटेशन हो गया, ये एक्सिस फिक्स है। एक जो होता है, अब देखिए ये आपका इतना हो गया। अब अगला जो है हमारा जो टॉपिक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल प्लेन मोशन, तीसरा जो मोशन है जनरल प्लेन मोशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो कंबाइंड रूप से, कंबाइंड कंबाइंड में रोटेशन भी करेगी एंड ट्रांसलेशन भी करेगी। ठीक है, यही इसमें कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है, अब देखिए, ठीक, ये बी हो गया, ए हो गया, ठीक, ये बॉडी है। अब इसका जो मोशन हो रहा है, तो देखिए ये हो गया। तो कंबाइंड हो तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि, ठीक है, ये हो गया बी, बी डैश। तो मान लीजिए कि ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ये इसका मूवमेंट है। तो देखिए ये आगे तो बढ़ी है बॉडी, मगर साथ में रोटेट भी हुई है। वेलोसिटी भी से आगे भी बढ़ी है और साथ में थोड़ा सा रोटेट भी हुई है। आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि रोटेट हो रही। तो ये है आपका जनरल प्लेन मोशन। और आगे जो पढ़ना है, यही जो है जनरल प्लेन मोशन ही आगे पढ़ना है। बस आगे चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे और चीजों को विजुअलाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, तो
ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल चीजें बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। थ्योरी भी जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थ्योरी जान लीजिए अब, क्योंकि अब धीरे 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 हम लोग थ्योरी पर बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद फार्मूला जनरेट होंगे। फार्मूला जनरेट होने से पहले एक पहली आप लोगों के सामने पेश है थ्योरी का फार्मूला जनरेशन। ये देखिए, एक बॉडी है, इसका नाम 1, एक बॉडी है, इसका नाम 2 है। दोनों के बीच में, इसके बीच में जो एंगल है थीटा 1 है, और इसके बीच में जो एंगल है थीटा 2 है। ठीक, बराबर है। इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि इसका जो पॉइंट है कहीं ना कहीं जाके इसे डैश लाइन से और इससे डैश लाइन से ये कहीं ना कहीं यहाँ मिला होगा, और ये वाला जो एंगल है ये बीटा 1, बीटा 1, अच्छा बीटा कुछ भी बीटा है, मान लो बीटा। ठीक, तो ये देखो थीटा 2 बराबर थीटा 1 प्लस बीटा, यही होगा ना। थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 1 प्लस बीटा। अब जो क्या है कि ऑल लाइंस, अब इसमें जो रोटेशन की जो हमने डिफिनीशन दिया था, क्या दिया था, ऑल लाइन एंड ए पैरेलल, सॉरी, ऑल लाइन एंड ए rigid body and a rigid body in its plane motion have the same angle, same angular displacement, the same angular velocity, same angular velocity। अब देखो इसका कंक्लूजन है, मैं थोड़ी सी चीजों को एंड द सेम एक्सेलरेशन। अब ये पहले मैं कंक्लूजन लिख दिया, इसको थोड़ा सा तुम लोगों को इसलिए बताने के लिए कि ये देखिए, इसको देख रहे हैं, इन चर्चा को अगर हम अब टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर ये देखिए कांस्टेंट है, रोटेशन हो रहा है तो इन दोनों के बीच का एंगल नहीं बदलने वाला, तो कांस्टेंट है। तो अगर इसके टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा थीटा डॉट बराबर थीटा 2 डॉट बराबर थीटा 1 डॉट। डॉट का मतलब है कि एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसको इसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा डॉट थीटा 2 डबल डॉट बराबर थीटा 1 डबल डॉट। तो ये कह रहा है कि ऑल लाइंस इन रिजिड बॉडी इन इट्स प्लेन मोशन हैव द सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना भी उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी लाइन का वो सेम होगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी कि वेलोसिटी भी इनकी जो, इसको अगर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 लिख देंगे तो ये सही है। ठीक, फिर कह रहा है कि सेम एक्सेलरेशन, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये यहाँ से देख लीजिए तो अल्फा 2 बराबर अल्फा 1। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये थोड़ा सा हम विजुअलाइज करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है ये कह रहा है कि एंगुलर एंगुलर मोशन, ठीक है। अब एंगुलर मोशन में रिलेशन ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा का डिफरेंशिएशन ही होता है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को दिक्कत है तो बताए। ठीक, ये सब चीजें तो आम है, ये सब चीजें मैं छोटे से छोटे लेवल पे लेके चलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और बड़े से बड़े लेवल पे दोनों चीजों को मैं अचीव करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये कैसे आया है, अगर किसी की इच्छा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, लो बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए कैसे आया है इसको देख लीजिए थोड़ा सा, कैसे आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी इससे रिलेटेड कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखना है। चलिए देख लीजिए कैसे आया है, फिर उसके बाद बात करें। ठीक, अल्फा बराबर हो है डी थीटा
ये चीजें हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। ठीक, और ये हो जाएगा डी ओमेगा। इसको थीटा डॉट लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं ना, थीटा डॉट। तो ये थीटा डॉट हो गया और ये ओमेगा चेंज हो गया, तो ये दोनों चीजें हो गई। तो इसके बाद यहाँ पे डी थीटा बराबर ए डी डॉट आई इंटू डी, नहीं नहीं, सॉरी 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 एंड सॉरी, ये हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा। किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा डी थीटा बराबर डी थीटा डी ओमेगा, ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, फार्मूला है सब है। इन फार्मूलों को आप लोगों को खूब अच्छे से याद करना है, क्योंकि फार्मूला से ही क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं तो आगे धीरे धीरे चीजें थोड़ा कठिन होती जाएंगी, तो दिमाग को खोल के रखना है। और पिछले लेक्चर में जो भी फार्मूला जनरल प्लेन मोशन वगैरह बताए गए हैं उनको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। फार रोटेशन, रोटेशन रो सॉरी रोटेशन, अब देखिए अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, क्या करा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं, एक फार्मूला, ठीक। देखिए ये चीजें चलती रहेंगी, अभी ये सिस्टमेटिक लेक्चर आए करेंगे, उसके बाद डाउट, उसके बाद रिवीजन, पता नहीं क्या क्या होने वाला है आने वाले समय में, कुछ भी कोई नहीं जानता है। ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, ये तीन फार्मूले आप लोगों को अच्छा सा याद होने चाहिए। अब चलते हैं, अब चलते हैं अपने जो जनरल एक मोशन का जो मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को, भी बराबर, देखिए यहाँ पे जनरल फार्मूला है, ऐसा जनरल फार्मूला है कि ये कहीं भी अप्लाई हो जाएगा किसी भी परिस्थिति में। जब इस फार्मूले में कोई भी दुनिया का जो भी मोशन का इक्वेशन रहेगा, अगर उससे फार्मूला बनना है तो इस फार्मूले को अगर झांक के देखेंगे तो भाई साहब आपको नजर आएंगे। ए आर ई आर का मतलब ये है कि रेडियल डायरेक्शन में उसकी यूनिट वेक्टर, ठीक है, उसके डायरेक्शन को बता रहा है। थीटा, थीटा ए एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, और उसके साथ ये उसकी डायरेक्शन, ठीक है। ये चचा हो गए ये, इनको अगर कहीं भी देखोगे ना तो यही नजर आएंगे, ठीक। ए एक्सेलरेशन, ठीक, एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला देखिए, ठीक, ई आर, ठीक, प्लस ई थीटा, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले का उपयोग कहाँ करना है, यही मैं समझाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, ठीक। ये एक फिक्स बॉडी का मोशन हो रहा है, ये रोटेट कर रही है, ठीक। मान लीजिए कि पॉइंट ए है और ये पाथ ऑफ रोटेशन है इसका, पॉइंट ए का पाथ है, मतलब अगर ये रोटेट करेगी तो इसी पाथ को ट्रेस करेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं विजुअलाइज करूंगा क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए यहाँ से रेडियल डिस्टेंस आर हो गई, ठीक। ए फिक्स एक्सिस हो गया ओ, ठीक है, फिक्स एक्सिस ओ हो गया। आगे चलिए,
मान लीजिए कि ये ओमेगा से घूम रही है और अल्फा एक्सेलरेशन से, ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। तो अब इस पे जो इसका टर्मिनोलॉजी है, देखिए आर जो है इसमें फिक्स है, आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है ना, आर कांस्टेंट है तो आर का डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। अगर आर कांस्टेंट है तो आर डॉट जीरो होगा। दुनिया जानती है कि किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, तो आर डॉट जीरो होगा, आर डबल डॉट भी जीरो होगा, ठीक है। आर डॉट भी जीरो होगा, आर डबल डॉट भी जीरो होगा। तो यहाँ से देखिए जब इस इन जनरल में, जनरल फार्मूले में जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी जो, वो आएगी आर थीटा ई थीटा, यही आएगी। एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा आपका, एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा, ये आएगा माइनस माइनस आर थीटा डॉट टू ई आर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आर थीटा डबल डॉट। इसको करके देख लीजिएगा आप लोग एक बार। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी से अच्छी फिजिक्स पढ़ाई जाए। तो ये वेलोसिटी हो गई। अब इनको जब जनरल फार्मूला है, मोशन में कहीं भी लग सकता है, तो ये देखिए यही तो था हमारा, ये आर था, ओमेगा से घूम रहा था, अल्फा से घूम रहा था, ठीक है। और ये यहाँ पे ये पाथ था उसका, ये पार्टिकल ए था, तो वहां पे कह रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो ई थीटा क्या था, इसके रेडियल को, इसके थीटा के डायरेक्शन के चेंज को बता रहा था। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर आर ओमेगा, थीटा डॉट को आर ओमेगा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सेलरेशन, देखिए एक रेडियल डायरेक्शन, ई आर का मतलब क्या कर रहा है, रेडियल डायरेक्शन, ये माइनस में है तो नीचे की तरफ, ठीक है, तो ए हो जाएगा ए, तो इसको ए एन कहते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में, एक्सिस के नॉर्मल में लगता है, ठीक है। और एक एक्स, एक जो ये आपका ये जो ई थीटा यानी कि थीटा के जो ये जो थीटा है, मान लीजिए कि इधर को चेंज हो रहा है, ये थीटा जो इधर को चेंज हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी लगेगी ये हो जाएगी आर थीटा डबल डॉट। तो इसको एटी लिखते हैं, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको आर अल्फा भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चीजों को और अच्छे से देख लीजिए। मान लीजिए, देखिए इतना चीजें मतलब विजुअलाइज करके चीजों को बताया ना, बहुत अच्छी चीज होती है, और इसको समझना और भी अच्छी चीज होती है। मान लीजिए कि पॉइंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा, इसमें इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा ए टी बराबर आर अल्फा, फिर एक एक्सेलरेशन इधर को लगेगा ए एन बराबर माइनस, ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसको माइनस लिखने की जरूरत नहीं, प्लस भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर को रहती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है इधर को रहती है, ठीक, इसकी डायरेक्शन इधर को रहती है, मगर जब इसका माइनस साइन चेंज कर देंगे तो ये इधर को हो जाएगा, टोटल डायरेक्शन का ही चेंज रहता है। ये ई आर डायरेक्शन को या फिर रेडियल डायरेक्शन को बताता है, ये जो है थीटा डायरेक्शन है, ई थीटा को बताता है। तो ये चीजें हो गई जो आपको विजुअलाइज कर दी। आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो ये लेक्चर थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, तो हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, और अगले लेक्चर में फिर इसी तरीके से चीजों को चलाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आगे भी लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे।